Okay, so let us start from the place where we left. हम बात कर रहे थे जो आपके डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स होते हैं उनकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं या यूं कहें उनके जो वांछित गुण होते हैं, एक्सपेक्टेड प्रॉपर्टीज होती है, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो उसमें जो सबसे पहली प्रॉपर्टी फोरमोस्ट, वो मैंने आपको लीनियरिटी डिस्कस की थी। लीनियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये हमको बहुत पावरफुल बनाती है क्योंकि ये हमको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को इस्तेमाल करने का अधिकार देती है। अगर ये प्रॉपर्टी फेल होती है तो आपको जो एनालिसिस आप करते हैं, जो मॉडलिंग आप करते हैं किसी भी सिस्टम की, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। जैसे ट्रांजिस्टर के हमने मॉडल्स बनाए थे, वो सारे के सारे लीनियर मॉडल्स थे। चाहे आपका पाई मॉडल हो, चाहे आपका जो है हाइब्रिड मॉडल हो, एच पैरामीटर मॉडल हो, या और भी जितने मॉडल्स आप पढ़ते हैं, एबरमॉस मॉडल एटसेट्रा, they were all linear models because they were based on the concept that transistor is a linear device. Anyway, आज का जो डिस्कशन है वो बहुत महत्वपूर्ण है इन टर्म्स ऑफ योर सब्जेक्ट, इन टर्म्स ऑफ योर कैरियर। वो सब्जेक्ट जो टाइटल है उसका वो है टाइम इनवेरिएंस। इसी को कुछ किताब वाले शिफ्ट इनवेरिएंस भी कहते हैं। Now this is a very important property, or you can say a quality. It says that the output of the system should not depend on the instant at which the input is applied. किस क्षण इनपुट अप्लाई किया है उस पर आउटपुट की क्वालिटी डिपेंड नहीं करना चाहिए। मतलब क्या? मतलब ये, सपोज करो यू हैव some discrete time system defined as y of n equal to some transformation of x of n। ये प्रॉपर्टी मैथमेटिकली हमें ये बताती है कि यदि x of n की जोड़ी y के साथ है, यानी जब हम x of n इनपुट देते हैं तो हमें y of n की प्राप्ति होती है, हासिल होता है। तो यदि अगर हम एक नया इनपुट डिराइव करें फ्रॉम द ओल्डर इनपुट x of n minus n0, आप सभी जानते हैं कि जब हम ब्रैकेट में n माइनस एन जीरो लिखते हैं, देन दिस इज समथिंग लाइक शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। इनपुट बदलता नहीं है, इनपुट का आकार प्रकार नहीं बदलता, मात्र उसका ऑकरेंस बदलता है। किस क्षण पर वो ऑकर होगा, प्रारंभ होगा, उपलब्ध होगा, ये बदल जाता है। तो x ऑफ n जो कुछ भी क्रिया n इक्वल टू 0 पर करता था, x डैश ऑफ n वही प्रक्रिया n इक्वल टू n0 से करना शुरू करेगा। मात्र इतना सा फर्क है। तो जो ज्ञानी होते हैं, जानकार होते हैं, वो x ऑफ n माइनस n0 को कोई यूनिक इनपुट नहीं मानते, बल्कि वो कहते हैं कि वो x ऑफ n का डिलेड वर्जन है। एंड ऑल्सो इट कैन बी टाइम एडवांस्ड वर्जन ऑल्सो इफ n0 की वैल्यू हम निगेटिव रख दें। तो ऐसी परिस्थिति में जब आप x डैश ऑफ इनपुट देंगे तो हमें ऑब्वियसली आउटपुट y डैश ऑफ n प्राप्त होगा। यदि आपका सिस्टम इतना सीधा और सरल है कि y डैश ऑफ n इज एज गुड एज y ऑफ n माइनस n0, जो ओरिजिनल आउटपुट था, नया आउटपुट उसका डिलेड वर्जन हो गया, डिलेड बाय n0 हो गया, तो आप कहेंगे ऐसा सिस्टम टाइम
इनवेरिएंट है या शिफ्ट इनवेरिएंट है, एंड इट्स ए क्वालिटी, ये एक सद्गुण है, एक अच्छा गुण है। जैसे किसी व्यक्ति में, पर्सनैलिटी में हम कुछ गुण अच्छे मानते हैं, लाइक if somebody is brave, we say it's a good quality. Somebody is, honest, it's a good quality. Somebody is truthful, it's a good quality. तो उसी प्रकार सिस्टम के अंदर जब टाइम इनवेरिएंस होता है तो हम सभी कहते हैं कि ये एक अच्छा गुण है, बल्कि ये एक डिजायर्ड क्वालिटी है। पहचान पता चल गई। अगर x ऑफ n के लिए आउटपुट y ऑफ n था ओरिजिनली, तो अगर हमने इनपुट को डिले कराया या टाइम एडवांस कराया, तो आउटपुट यदि पुराने वाला ओरिजिनल आउटपुट उतने ही अमाउंट से डिले होता है या उतने ही अमाउंट से टाइम एडवांस होता है और कोई परिवर्तन नहीं आता उसके अंदर, तब हम कहेंगे इस प्रकार का सिस्टम टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है। और जो कोई भी सिस्टम इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा वो टाइम वेरिएंट सिस्टम कहलाएगा। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण से हमको बात जल्दी स्पष्ट हो जाएगी। सपोज कीजिए आपके पास एक्यूमुलेटर सिस्टम है। बाय नाउ आपको ये याद हो जाना चाहिए एक्यूमुलेटर सिस्टम को हमने कैसे डिफाइन किया है। y ऑफ n इक्वल टू समेशन k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू n x ऑफ k। आप में से कुछ लोगों ने जो असाइनमेंट सबमिट किया है वो यहाँ पे x ऑफ k की जगह x ऑफ n लिख देते हैं। अगर आप यहाँ पे x ऑफ n लिख दोगे then this will be a blunder and it will not be acceptable. Although your understanding may be correct, but if you do not write properly, you will not get the marks. So k equal to minus infinity to n x of k. ऑपरेटर किसके यहाँ पे? ओके बेटा, सॉरी सॉरी, ठीक है बेटा। तो x ऑफ k जो है k ऑपरेटर है। और अगर मैं आपको C++ की लैंग्वेज में बात करूं तो k लोकल वेरिएबल है और n ग्लोबल वेरिएबल है, क्योंकि n का जो प्रभाव है वो ग्लोबली अवेलेबल होगा और k का जो प्रभाव है वो लोकलाइज्ड होगा, यानी वहीं पर शुरू होकर वहीं खत्म हो जाएगा काउंटर। दोस्तों अगर मुझसे कोई पूछे तो पता लगाइए एक्यूमुलेटर सिस्टम टाइम इनवेरिएंट है या नहीं, तो आप लोग मेरा साथ देंगे क्या? आप में से कौन बताएगा कि ये टाइम इनवेरिएंट है या टाइम वेरिएंट है? आई गिव यू 20 सेकंड्स फॉर दिस एवरीवन। करिए मेरे साथ साथ। चेक करने का तरीका आप भी कीजिए, मैं भी कर रहा हूँ। चेक करने का तरीका क्या है? तरीका चेक करने का, चेक करने का तरीका ये है कि यदि हमने x ऑफ n इनपुट दिया था तो हमें y ऑफ n की प्राप्ति हुई थी, जो कि उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है। इट इज क्लियर्ड फ्रॉम द अबव मेंशन्ड इक्वेशन। सपोज कीजिए हम एक नया इनपुट डिफाइन करते हैं x डैश ऑफ n, जो कि x ऑफ n माइनस n0 है। ऑब्वियसली y डैश ऑफ n बराबर होना चाहिए इक्वल टू, पूरा लिखेंगे ना, क्योंकि हमारी एग्जाम सब्जेक्टिव एग्जाम है, जल्दबाजी नहीं करेंगे, हम ऑब्जेक्टिव एग्जाम नहीं दे रहे हैं। k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू n x डैश ऑफ k, सब्स्टिट्यूटिंग x डैश ऑफ k इक्वल टू सिग्मा k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू n x ऑफ, यस n की जगह k आ जाएगा, k माइनस n0। ऑफिशियल आईडी से एडमिट हुआ करो भाई, ऑफिशियल आईडी से। So k equal to minus infinity to n x of k minus n0. Look how I proceed. देखिए गौर से मैं कैसे आगे बढ़ता हूँ धीरे धीरे। अब क्या इसको देखकर मैं बोल सकता हूँ that this is same as original y of n minus n0? Obviously यहाँ से देखकर तो नहीं बता सकता कोई व्यक्ति
कोई व्यक्ति कहेगा सर यहाँ पर अगर हम y ऑफ n माइनस एन जीरो डायरेक्टली करते तो हमें मिलता y ऑफ n माइनस एन जीरो इक्वल टू सिग्मा k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू n माइनस एन जीरो, ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ n माइनस एन जीरो आया है तो यहाँ पर जो अपर लिमिट है वो भी n माइनस एन जीरो आएगी, और x ऑफ k। तो प्राइमा फेसी अगर सतही तौर पर देखें, ऊपर ऊपर से देखें, तो कोई भी व्यक्ति कहेगा कि सर मुझे ये दोनों चीजें तो सेम नहीं दिखती। कारण यहाँ पर k माइनस एन जीरो आ रहा है, यहाँ लिमिट्स अलग आ रही है, यहाँ पर k आ रहा है, यहाँ पे लिमिट n माइनस एन जीरो आ रही है। लेकिन अगर आप किसी ज्ञानी की निगाह से पूछोगे, विद्वान से पूछोगे, तो वो कहेगा मुझे तो दोनों सेम दिखते हैं। अगर वो कहेगा मुझे दोनों सेम दिखते, तो हम कहेंगे हाउ कैन यू प्रूव इट, लेट अस डू इट। इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, यहां पर लेट k minus n0 be substituted as m. Can I do it? वेरिएबल सब्सटीट्यूशन, जैसे हम इंटीग्रेशन में करते थे, वेरिएबल सब्सटीट्यूट करते थे। तो जैसे मैं k माइनस एन जीरो को m सब्सटीट्यूट करूंगा, ये जो इक्वेशन है ये बदल जाएगी, y डैश ऑफ n हो जाएगा सिग्मा। k की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से शुरू हो रही है, तो m की वैल्यू भी माइनस इन्फिनिटी से शुरू होगी, क्योंकि इन्फिनिटी में कुछ जोड़ने और घटाने से इन्फिनिटी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अपर लिमिट इसकी n है, तो यहाँ पर n रख देंगे, तो m की अपर लिमिट आ जाएगी n माइनस एन जीरो, ब्रैकेट में आ जाएगा x ऑफ m। आप सभी विद्वान हैं, क्योंकि यहाँ पर k, यहाँ पर k, यहाँ पर m लोकल वेरिएबल है। इसको हम डीएसपी की भाषा में डमी वेरिएबल कहते हैं। तो डमी वेरिएबल को आई बोलो, जे बोलो, के बोलो, एम बोलो, एल बोलो, क्या फर्क पड़ता है? नाम से फर्क नहीं पड़ता है, काम से फर्क पड़ता है। तो क्या आप लोग माइंड करेंगे अगर मैं इस एम का नया नामकरण कर दूं, वापस से के बोल दूं? अल्टीमेटली काउंटर ही तो है, क्या फर्क पड़ेगा उसको क्या टाइटल दें? तो फिर से मुझे मिल जाएगा के इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू एन माइनस एन जीरो एक्स ऑफ के। अगर मैं इसको निहारता हूँ, गौर से देखता हूँ, तो मुझे याद आता है कि अरे ये तो मेरा y ऑफ n माइनस एन जीरो हो गया। बाय द वे, बातों ही बातों में सिद्ध हो गया कि y डैश ऑफ n इन फैक्ट y ऑफ n माइनस एन जीरो ही है। यदि ये बात सच्ची है तो पता चल गया कि मेरा सिस्टम टाइम इनवेरिएंट है, क्योंकि अगर मैं इनपुट में डिले कराता हूं तो आउटपुट भी उतने ही अंतराल से डिले हो जाता है। उसका आकार, उसका प्रकार बिल्कुल भी नहीं बदलता, बस उसका ऑकरेंस बदलता है, उसके उपलब्ध होने का क्षण बदलता है। इस कारण मैं इसको टाइम इनवेरिएंट की कैटेगरी में डालूंगा, एंड आई विल बी जॉयफुल बिकॉज दिस इज ए वांटेड प्रॉपर्टी। तो एक्यूमुलेटर सिस्टम मैं मान लेता हूं कि टाइम इनवेरिएंट है। अब मुझे आप लोग जवाब देंगे, क्योंकि आपको मेरे साथ साथ पढ़ाई करनी है, ऐसा नहीं कि मैं अकेली पढ़ाई करूंगा। अब मैं लेता हूं कॉम्प्रेसर सिस्टम। लेट अस टेक अ कॉम्प्रेसर सिस्टम। कॉम्प्रेसर सिस्टम एक्चुअली डेसिमेशन इन टाइम का एग्जाम्पल है। लेट मी से y of n equal to x of mn, where m is anything other than 0 और 1। 0 और 1 के सिवा m की वैल्यू कोई भी इंटीजर हो सकती है, इंटीजर हो सकती है, या आपको मैं एक इजाजत और दे देता हूं, इट कैन बी सम रैशनल नंबर। ये थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, लेकिन होता है, क्योंकि मैं m की वैल्यू 1/2 भी ले सकता हूं। जब मैं m की वैल्यू 1/2 लूंगा तो ये कॉम्प्रेसर सिस्टम नहीं रहेगा, ये एक्सपांशन हो जाएगा, एक्सपांडर सिस्टम हो जाएगा। इट विल एक्सपांड, फैल जाएगा। आप इसको घर पे करके देखिएगा, मैंने जो लेक्चर शायद डाला उसमें होगा या नहीं होगा तो मैं आपको अलग से बता दूंगा।
तो मान लीजिए y ऑफ n इक्वल टू x ऑफ एम एन है। m की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, 1 से बड़ी हो सकती है, फ्रैक्शनल हो सकती है, लेकिन इट हैज टू बी इन द रेशनल फॉर्म, इरेशनल नहीं लेंगे। अब हमें पता लगाना है कि ये टाइम वेरिएंट सिस्टम है या टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है। आप सब अपने अंतर मन से पूछिए कि आपको ये क्या दिखता है, मनी मन में क्या महसूस हो रहा है, आपकी गट फीलिंग क्या है इसके बारे में। व्हाट डू यू फील प्राइमा फेसी? प्रूफ तो अपन बाद में देंगे। आपको क्या लगता है क्या सही है? ओके, ओके, नाम बोलेंगे आपका? शैलेश, ओके बेटा। ठीक है। और कोई अपने हाथ आजमाना चाहता है? ओ, चल चल ठीक है बेटा। अब देखते हैं आप में से जो लोग कह रहे हैं कि टाइम वेरिएंट है, तो उनका प्रूफ क्या है, उनके पास एविडेंस क्या है, सबूत क्या है, देखते हैं। मैं आपके सामने एक छोटी सी क्रिया करने जा रहा हूँ, अभ्यास करने जा रहा हूँ, एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ। अब देखिए आप कितने सेटिस्फाइड हैं इस एक्सरसाइज से। मान लीजिए y ऑफ n x ऑफ एम एन है, यानी जब मैं इनपुट x ऑफ n दूंगा तो आउटपुट मुझे y ऑफ n मिलेगा, और y ऑफ n इस इक्वेशन से गवर्नड है, इस रूल ऑफ लॉ से डिसाइड होता है। ये रूल ऑफ लॉ है, इस नियम पे चलता है। तो m की वैल्यू अगर मान लीजिए 2 या 3 या 4 होगी, तो हम छलांग लगाते हुए जाएंगे, बीच बीच की वैल्यू को स्किप करेंगे और आगे आगे की वैल्यू लेते चले जाएंगे। कॉम्प्रेसर सिस्टम में यही होता है। अगर आप अपनी बुक पढ़ेंगे या एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर m की वैल्यू 2 है तो बीच में से एक एक सैंपल गायब होता जाएगा। m की वैल्यू अगर 3 है तो दो दो गायब होते जाएंगे, एंड लाइकवाइज। तो सपोज कीजिए हमने x डैश ऑफ n ले लिया, इट इज x ऑफ n माइनस एन जीरो। तो ऑब्वियस बात है y डैश ऑफ n की वैल्यू होगी x dash of mn. It is very obvious. But what shall be the relation between x dash of mn, x dash of mn का relation x of mn के साथ क्या होगा? That's the point of view. Can anybody tell me? अगर x of n, x dash of n, x of n minus n0 होता है, तो x dash of mn इधर जाकर क्या बनेगा? That's the point. अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। क्या पता चलेगा? दैट x डैश ऑफ n, सॉरी, x डैश ऑफ mn विल बी, ध्यान से देखना, x ऑफ mn माइनस n0। m n0 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, बल्कि पूरा का पूरा n0 से शिफ्ट हो जाएगा छलांग लगाने के बाद। यानी y डैश ऑफ n मैथमेटिकली विल बिकम x ऑफ mn माइनस n0। ये मेरा एक इक्वेशन बन गई। लेकिन हाँ, ओके बेटा, कर देता हूँ। वो मैं लिखते लिखते भूल जाता हूँ ना, इसलिए हो जाता है। चलिए अब देख लीजिए। तो y डैश ऑफ n इक्वल टू एक्स ऑफ एम एन माइनस एन जीरो हो जाएगा। अब अगर मान लो कोई व्यक्ति जिद कर ले कि बोले नहीं, मुझे इनपुट को डिले नहीं करना है, मुझे तो ओरिजिनल आउटपुट को डिले करना है फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, प्रथम समीकरण में से, फर्स्ट इक्वेशन में से मुझे आउटपुट को डायरेक्टली डिले करना है। तो अगर फर्स्ट इक्वेशन में से डिले करेंगे तो मिलेगा y ऑफ n माइनस एन जीरो इक्वल टू, अब गौर से देखना, x ऑफ m इंटू ब्रैकेट n माइनस एन जीरो, या
x ऑफ mn माइनस mn0, ये मुझे डिलेड वर्जन ऑफ आउटपुट मिलेगा। इसको बोलते हैं डिलेड वर्जन ऑफ आउटपुट। तो सीखने को मिल गया मुझे कि अगर मैं इनपुट को डिले कराते हुए लाता हूं तो आउटपुट मेरा बनता है y डैश ऑफ n x ऑफ ब्रैकेट mn माइनस अकेला n0। और जब मैं आउटपुट को डिले कराता हुआ लाता हूँ ओरिजिनली डायरेक्टली, तो मुझे मिलता है x ऑफ mn माइनस mn0। कोई भी व्यक्ति जिसको थोड़ा सा भी ज्ञान है वो ये मानने को तैयार नहीं होगा कि y डैश ऑफ n इज इक्वल टू y ऑफ n माइनस n0। वो कहेगा सर ये दोनों डिफरेंट होंगे, क्योंकि मैथमेटिकली भी डिफरेंट दिख रहे हैं तो फिजिकली भी डिफरेंट होंगे। अगर ऐसा है तो मुझे पता चल गया कि कंप्रेसर सिस्टम डेसिमेशन इन टाइम वाला ऑपरेशन टाइम वेरिएंट है, टाइम वेरिएंट, यानी इसके अंदर ये वाला गुण नहीं है, टाइम इनवेरिएंट का गुण नहीं है। एंड इट्स ए सैड न्यूज़, ये एक दुख भरी खबर है कि हमारा कंप्रेसर सिस्टम टाइम वेरिएंट। चलिए, अब आपको क्या करना चाहिए, आपके बुक के पीछे जो एक्सरसाइज दी है उसमें बहुत सारे उदाहरण दिए। उसने पूछा है आपसे कि इनको पता लगाइए कौन लीनियर है कौन टाइम इनवेरिएंट है। ऑल ऑफ यू मेक ए हैबिट, जब भी आपके सामने हम कोई सिस्टम डिस्कस करें, हम बोलें या ना बोलें, आपके माइंड में एक थॉट आना चाहिए, ये लीनियर है कि नहीं है, टाइम इनवेरिएंट है या नहीं है। फौरन थॉट आना चाहिए आपके मन में और आपको चेक कर लेना चाहिए मैथमेटिकली। अब मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ। एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं टाइम रिवर्सल सिस्टम, टाइम रिवर्सल सिस्टम। इट्स ए फ्लिपिंग ऑपरेशन या रोटेशन अराउंड वाई एक्सिस या ओरिजिन। सपोज y ऑफ n इक्वल टू है x ऑफ माइनस n। एनीबडी कैन सी दैट मैंने जो टाइम एक्सिस है उसको रिवर्स कर दिया है, यानी जो मेरा पॉजिटिव साइड पर सिग्नल होता था वो निगेटिव पर चला जाएगा। इट्स समथिंग लाइक रोटेशन अराउंड ओरिजिन। ओरिजिन का अराउंड 180 डिग्री से हमने इसको घुमा दिया है। इसको फ्लिपिंग ऑपरेशन भी कहते हैं कभी कभी, बिकॉज आई हैव फ्लिप्ड इट अराउंड द वाई एक्सिस। साथियों, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए ये ऑपरेशन टाइम वेरिएंट है कि टाइम इनवेरिएंट है, आप क्या जवाब दोगे? आई गिव यू 20 सेकंड्स। जो सबसे पहले जवाब देगा उसको सबसे ज्यादा नंबर मिलेंगे। इस तरह से सेकंड और थर्ड पर, बाद वालों को अकाउंट में हम इतना नहीं ले पाएंगे। बताइए जल्दी से, टाइम रिवर्सल ऑपरेशन क्या है? इज इट टाइम इनवेरिएंट और इज इट टाइम वेरिएंट? दैट्स द क्वेश्चन। चलिए करिए। नाम बोलो। प्रखर, मयंक। प्रखर ने बोला और मयंक ने बोला, और किसने बोला? चलिए, अब प्रखर आप जवाब देंगे कि टाइम वेरिएंट क्यों है बेटा? हम्म, हम्म, शाबाश, शाबाश, बिल्कुल सही। और आप इसको मैथमेटिकली भी करके देख लीजिएगा और लॉजिकली भी करके देख लीजिएगा और एक एग्जाम्पल से भी करके देख लीजिएगा। हर जगह से आपको एक ही उत्तर आएगा, दैट दिस इज ए टाइम वेरिएंट सिस्टम, यानी इसके अंदर ये अच्छा वाला गुण नहीं है, इसमें एक खराबी है, टाइम वेरिएंस की खराबी है। चलिए, अब आप प्रैक्टिस करते जाइएगा। मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहा हूँ,
एंड इट्स वेरी, दिस प्रॉपर्टी इज नियर टू अवर हार्ट, ये हमारे दिल के बहुत करीब है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कॉजेलिटी। मैं आपसे हजारों बार ये बात बोल चुका हूँ दैट जिस यूनिवर्स में हम जीवन बिता रहे हैं वो एक कॉजल यूनिवर्स है। कॉजल यूनिवर्स का मतलब ये है कि ईश्वर ने, परमात्मा ने, ये जो ब्रह्मांड हमारे लिए रचा है वो कॉज एंड इफेक्ट पे रन करता है। जब तक कॉज नहीं आएगा इफेक्ट नहीं आएगा। और हम ये पाते हैं कि इफेक्ट हमेशा कॉज के पीछे पीछे आता है, या एट द मोस्ट साथ में आ सकता है मैथमेटिकली। लेकिन किसी भी फिजिकल सिस्टम में आपने आज तक नहीं देखा होगा कि इफेक्ट यानी आउटपुट यानी कि रिस्पॉन्स इनपुट के पहले आ गया। अगर ऐसा हो गया तो आप कहेंगे कि ये तो लॉ ऑफ नेचर के खिलाफ है, और ऐसा रियल टाइम सिस्टम्स में आपने कभी होते हुए नहीं देखा है। जैसे आपका एम्पलीफायर होता है, आप उस पर फंक्शन जनरेटर से वेवफॉर्म लगाते हैं तो वो आपको आउटपुट दिखाता है 80 नैनो सेकंड के बाद। लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि आपने अभी फंक्शन जनरेटर लगाया नहीं, सीआरओ ने पहले से आपको आउटपुट निकाल कर दे दिया। आपका टेलीविजन होता है, चैनल होता है, ऐसा तो नहीं होता क्रिकेट मैच 10 बजे शुरू होने वाला है तो आपका टेलीविजन 9:30 बजे आपको दिखाना शुरू कर देता है क्या घटनाएं घट रही हैं। अगर ऐसा हो गया तो ऐसा तो फेरी टेल्स में होता है, जादुई कथाओं में होता है, जिसमें एक ग्लोब होता है, वो ग्लोब आने वाली घटनाओं को आपको पहले दिखा देता है। तो वो डे टू, किसका माइक ऑन है भाई? somebody है, किसी का माइक चालू है। तो कॉजल सिस्टम का मतलब ये होता है दैट सिस्टम शुड नॉट हैव एनी एंटीसिपेशन। एंटीसिपेशन नहीं होना चाहिए। एंटीसिपेशन यानी पूर्वाभास। यानी हमारे सिस्टम को पहले से नहीं पता होना चाहिए कि हम क्या इनपुट लगाने वाले हैं, और वो आउटपुट को पहले से ही तैयार करके हमें दे दे। अगर सिस्टम ऐसे बिहेव करता है तो हम उस सिस्टम को नॉन कॉजल कहेंगे। तो मैंने आपको पहले ही कह दिया कि जितने भी रियल टाइम सिस्टम्स होते हैं, ऑल रियल टाइम सिस्टम्स इन दिस यूनिवर्स हैज टू बी कॉजल। इट इज कंपल्सरी। अगर वो कॉजल नहीं होंगे देन बिलीव मी आप उसको रियलाइज नहीं कर पाएंगे, यानी आप उसको बना नहीं पाएंगे। क्योंकि ईश्वर ने हमें ऐसे उपकरण, ऐसे एलिमेंट्स दिए ही नहीं जिसके माध्यम से हम नॉन कॉजल सिस्टम को डिजाइन कर सकें और नॉन कॉजल सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर सकें। हाँ, वर्चुअल टाइम सिस्टम्स में आप नॉन कॉजल फिल्टर्स या नॉन कॉजल सिस्टम्स डिजाइन कर सकते हो, और ये भी खूबसूरती है आपके डीएसपी की। क्योंकि डीएसपी में आप प्रोग्रामिंग करते हो, और प्रोग्रामिंग आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि आप सॉरी नॉन कॉजल फिल्टर या सिस्टम को डिजाइन कर लें। लेकिन बनाने के बाद उसको यूज अगर करना है तो आप उसको वर्चुअल टाइम सिस्टम में कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई गाना है जो आपने ऑलरेडी सेव करके रखा है आपके हार्ड डिस्क के ऊपर या फ्लैश मेमोरी के ऊपर, तो ऑलरेडी आपको अगले ट्रैक पे क्या आने वाला है वो पता है। तो वहाँ पर आप नॉन कॉजल फिल्टर लगाकर उसको अच्छे से प्रोसेस कर सकते हो। लेकिन अगर कोई लाइव टेलीकास्ट हो रहा है या लाइव परफॉर्मेंस हो रहा है तो आप वहाँ पर नॉन कॉजल फिल्टर नहीं लगा सकते। आई होप कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस बारे में कभी बात करी होगी। खास तौर पर जब आप फिल्टर डिज़ाइन पढ़ते हैं तो आपको पढ़ाया जाता है ऑल आइडियल फिल्टर्स आर नॉन कॉजल। जितने भी आदर्श फिल्टर होते हैं वे सब के सब नॉन कॉजल होते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक तरह का एंटीसिपेशन होता है।
उनका एक तीसरा नेत्र होता है, उनकी छठी इंद्रियां जागृत होती है, तो उनको पहले से पता चल जाता है कि क्या होने वाला है, तो पहले से ही तैयारी कर लेते हैं। इस प्रकार की भविष्यवाणी किसी प्रैक्टिकल फिल्टर में नहीं हो सकती। यही कारण है कि जितने भी प्रैक्टिकल फिल्टर होते हैं, दे आर ऑल कॉजल फिल्टर्स, सब के सब कॉजल होते हैं। तो अब कॉजलिटी को हम ऑफिशियली डिफाइन कैसे करेंगे? हम कहते हैं कि यदि y of n is px of n, तो if input starts or begin at n equal to n0, अगर इनपुट n equal to n0 से शुरू करता है या उसके बाद ऑकर होता है, देन आउटपुट यानी y of n cannot begin before n equal to n0, तब उसको n equal to n0 से पहले उपस्थित होने की इजाजत नहीं है। यानी अगर इनपुट x इक्वल टू सॉरी n इक्वल टू n0 के पहले 0 है, तो आउटपुट भी n इक्वल टू n0 के पहले 0 ही होना चाहिए। हाँ, वो डिले हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, n0 के बाद आ सकता है, कभी भी आ सकता है, 10 मिनट लेट आ सकता है, 15 मिनट लेट आ सकता है, लेकिन उसके पहले आने की उसको इजाजत हम नहीं दे सकते। यानी जो स्टूडेंट है वो टीचर के पहले आना चाहिए, उसको बाद में आने की इजाजत नहीं होना चाहिए। अगर उल्टा हो जाए, तो टीचर बेचारा पहले से आके बैठा है और स्टूडेंट बाद में आ रहे हैं, देन दिस इज समथिंग लाइक नॉन कॉजेलिटी, ये कलयुग हो जाएगा। एनीवे तो इस प्रॉपर्टी को चेक करना बहुत आसान होता है। मैं आपके सामने कुछ लिखता हूँ, आप बताइएगा। मैंने लिखा y ऑफ n इक्वल टू x ऑफ n प्लस 1 माइनस x ऑफ n। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस सिस्टम, फॉरवर्ड डिफरेंस सिस्टम। अब मुझे बताइए, ये कॉजल है कि नॉन कॉजल है? फॉरवर्ड डिफरेंस सिस्टम आपके लॉजिक के हिसाब से, मैथ्स के हिसाब से नॉन कॉजल है। क्या कारण है बेटा? है बेटा, एक एक करके बोलो। शाबाश। तो x ऑफ n हमारी प्रेजेंट वैल्यू है, क्योंकि हम तो पहले ही एग्री कर चुके हैं अपने पिछले लेक्चर्स में कि जब भी मुझे प्रेजेंट वैल्यू बताना होगी, मैं x ऑफ n से बताऊंगा, जैसे x ऑफ t से बताता था। और n प्लस 1 मुझे फ्यूचर वैल्यूज दे रहा है, यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू future value minus present value of input, which is not possible in real-time system. Therefore, I give the judgment that forward difference system is is a non-causal system. अब बताइएगा, y of n equal to मैंने लिखा x of n minus x of n minus 1, इसको बोलते हैं बैकवर्ड डिफरेंस सिस्टम। अब कॉजल हो गया, अब कॉजल हो गया, ठीक है। चलिए मान लिया, एग्री कर लिया आपकी बात को। अच्छा, आप बाद में खुद बैठे बैठे करिएगा, इन दोनों सिस्टम की लीनियरिटी पता लगाइएगा, इन दोनों सिस्टम की टाइम इनवेरियंस पता लगाइएगा, इन दोनों का इम्पल्स रिस्पांस निकालिएगा। ये मैं बोलूं या ना बोलूं, ये सारे काम आपको खुद ब खुद ही करना है, मेरे बोलने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। तो अब आप प्रैक्टिस करेंगे अपनी, मैं आपको असाइनमेंट अलग से दे दूंगा, जिसमें आप पता लगाएंगे कॉजेलिटी कहाँ कहाँ होती है और कहाँ कहाँ नहीं होती। नेक्स्ट प्रॉपर्टी which is very very important for engineers, for us engineers, हम सभी इंजीनियर्स के लिए
एक प्रॉपर्टी बहुत महत्वपूर्ण है जिसको हम कहते हैं स्टेबिलिटी, स्थायित्व। सोचिए, अगर हमारा ईश्वर, हमारा परमात्मा अर्थ को स्टेबल नहीं बनाता तो क्या होता? यानी रोज भूकंप आते, धरती हर वक्त हिलती रहती, हर वक्त उस पर अर्थक्वेक्स आते रहते, लगातार उसमें शिवरिंग होती रहती, तो क्या आप इतनी हाई राइज बिल्डिंग बना पाते? क्या आप मकान बना पाते? क्या इन रास्तों पे चल पाते? आप कुछ नहीं कर पाते, जीवन आप व्यतीत नहीं कर सकते थे। तो परमात्मा ने क्या किया? धरती को स्टेबल बनाया आपके लिए, ताकि आप इस पे जीवन गुजार सको। इसी तरह से हम परमात्मा की तरह, उसी की तरह उसकी नकल करके जितने भी सिस्टम बनाते हैं, स्टेबल सिस्टम बनाते हैं। अगर आप कोई एम्पलीफायर बनाते हो, स्टेबल बनाते हो। फिल्टर बनाते हो, स्टेबल बनाते हो। या जितने भी डिस्क्रीट टाइम सिस्टम या एनालॉग सिस्टम बनाएंगे, आप सब के सब आपके स्टेबल होना चाहिए। अगर वो अनस्टेबल होगा तो वो यूजेबल नहीं होगा, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। लेकिन सवाल ये है कि स्टेबिलिटी को हम परिभाषित कैसे करेंगे? तो हमने समझाने के लिए आपको बोल दिया। इसको डिफाइन करने के लिए हमने एक क्राइटेरिया बनाया। वो क्राइटेरिया कहलाता है बिबो क्राइटेरिया। We all engineers, we agree to this criteria. This criteria is called bounded input, bounded output criteria. मतलब ये कि अगर इनपुट में बाउंडेड दूं तो आउटपुट भी मेरा बाउंडेड होना चाहिए। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बाउंडेड इनपुट? बाउंड का मतलब आप सभी जानते हैं, जैसे आप अपनी किताबों की बाइंडिंग कराते हैं या बाउंड किसी चीज को बाउंड करते हैं, तो जब किसी चीज की कोई अपर लिमिट डिफाइंड होती है तो उसको बाउंडेड बोलते हैं। सपोज करिए x of n की एब्सोल्यूट वैल्यू, because I am not interested in the negative value, I am interested in the magnitude only, if it is a complex number or real number whatever. अगर x of n का मैग्नीट्यूड कम वॉट में, चाहे n की वैल्यू कुछ भी रख दो, x जब भी आएगा उसकी वैल्यू bx को क्रॉस नहीं करेगी, लेस देन और इक्वल टू bx होगी, और bx की वैल्यू इन्फिनिटी के बराबर नहीं होगी या इन्फिनिटी से हमेशा छोटी होगी। अगर इस लॉ को मेरा इनपुट फॉलो करेगा तो मैं कहूंगा इनपुट मेरा बाउंडेड है, और bx को कहूंगा bx उसकी अपर लिमिट है या सीलिंग वैल्यू है। जैसे हमारे घर में छत होती है, छत हमारी लिमिट होती है, हम हमारे कमरों में जो भी सामान रखते हैं उसको छत से छोटा होना ही चाहिए, वरना आप उसको कमरे में नहीं रख पाएंगे। तो bx जो है वो एक ऐसी वैल्यू है, एक ऐसी पॉजिटिव वैल्यू है विच हैज टू बी फाइनाइट, इन्फिनिटी नहीं हो सकती, और x ऑफ n कभी भी bx को बीट नहीं करेगा, हराएगा नहीं, डिफीट नहीं करेगा। ऐसी परिस्थिति में x ऑफ n विल बी कॉल्ड बाउंडेड इनपुट, तब उसको बाउंडेड इनपुट मानिए। जब आप इनपुट बाउंडेड दोगे तो आपका सिस्टम आउटपुट जो देगा, यदि वह भी किसी by से बाउंडेड है, by कुछ और हो सकता है, और by की वैल्यू फाइनाइट है, पॉजिटिव है, ऐसी परिस्थिति में हम कहेंगे आउटपुट भी बाउंडेड। अगर आउटपुट भी बाउंडेड है फॉर द गिवन बाउंडेड इनपुट, देन वी से विथ कॉन्फिडेंस, हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहेंगे दैट माय सिस्टम इज स्टेबल, हमारा सिस्टम स्टेबल है, हमारा